नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। पहले सेशन में हमने आनुवांशिकी से रिगार्डिंग कुछ जो शब्दावली है, कुछ टिपिकल से वर्ड है, उनको हमने डिस्कस किया था। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है, वो देख लीजिए। आज हम आनुवांशिकी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर मेंडलीय आनुवांशिकी के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम मेंडल की जीवनी और उनके जो नियम जो उन्होंने प्रतिपादित किए थे वो सब हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडलीय आनुवांशिकी। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, क्लास 10 के पर्सपेक्टिव से ये एक बड़ा सवाल बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या लिखना है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है, जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था। हेंजेनडॉर्फ प्रांत है, जिला हो गया, और गांव कौन सा हो गया आपका? सिलिसियन है। तो सिलिसियन गांव में इनका जन्म हुआ था। 20 साल के थे आप तब ग्रेजुएट हो गए। 20 साल यानी कब हो गया? 1842 में आपने स्नातक कर लिया था। और स्नातक किससे किया था आपको? दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से। ठीक है, और 21 साल के थे आप अगले साल, जो 1843 में आपने वहीं पे एक ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रुन शहर में एक गिरजाघर में ये पादरी के पद पर कार्यरत हो गए। ठीक है, वहाँ पे पादरी के पद पर रह गए। उसके अलावा इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी में टीचिंग वर्क भी किया था, पढ़ाने का कार्य भी किया था। फिर उसके बाद वापस आप पादरी पद पर आ गए थे। आपको एग्जाम में जो लिखना है वो ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं। इसके बाद इन्होंने 1849 से लेकर 1859 से लेकर 1865 तक, 1859 से लेकर 1865 तक उद्यान मटर, साइंटिफिक नेम भी याद रखना इसका, पाइसम सेटाइवम, उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर इन्होंने क्या किया था? आनुवांशिकता के कुछ प्रयोग किए थे। चूंकि ये मैथ्स बैकग्राउंड से थे तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी जो प्रयोग थे उन प्रयोगों के निष्कर्षों का इन्होंने क्या किया, ज्यामितीय आरेख भी बनाते गए, और सारे प्रयोग जो थे, प्रयोगों के निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखते गए। फिर 1865 में इन्होंने ऑस्ट्रिया की एक सोसाइटी थी, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इनके समक्ष इन्होंने 1865 में क्या किया, अपने जो भी प्रयोग थे उनके निष्कर्ष इन्होंने प्रस्तुत किए थे। और 1866 में इनके जो भी प्रयोग रहे थे उन प्रयोगों को इन्होंने अपनी जो वार्षिकी थी, हर एक जो अलग अलग इंस्टीट्यूट रहते हैं वो अपनी जो सालाना पत्रिका है वो छपाता है, तो इन्होंने भी अपनी सालाना जो पत्रिका है उसमें छपाया। और इसमें आनुवांशिकता के नियम टाइटल से इन्होंने अपने जो प्रयोग है, प्रयोगों के जो निष्कर्ष है वो प्रस्तुत किए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनका जो योगदान है वो खत्म हो गया। और उसके बाद इनकी अगर जो मृत्यु है वो हो गई 6 जनवरी 1884। 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, इनके जीवनी के बारे में आपको बस इतना ही देखना है। ठीक है, 1884 में जब इनकी मृत्यु हुई तब तक मेंडल को कोई नहीं जानता था। देखिए, इन्होंने अपने प्रयोग किए, प्रयोग करके सोसाइटी को दे दिए, और उसके बाद एक कहता है गुमनामी भरी मौत वो हुई है। देखिए, सन 1900 में वापस ग्रेगर जॉन मेंडल को मान्यता मिली थी। ये कब हुआ था? यहाँ पर 3 वैज्ञानिक थे, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रिज,
और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमक। देखिए तीनों नाम आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। जर्मनी से कार्ल लॉरेंस थे, ठीक, हॉलैंड से ह्यूगो डीब्रिज और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमक। तीनों ने सन 1900 में आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। एक बड़ी बात, तीनों ने जो अपनी खोज है वो अलग अलग की थी। यहाँ पर इनकी जो खोज है वो एक साथ नहीं थी, तीनों ने अलग अलग खोज की थी और अलग अलग खोज करके निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे। इन तीनों के निष्कर्ष समान थे और ये बिल्कुल मेंडल द्वारा दिए गए नियमों के समान थे। तो इसके बाद इन तीनों के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए, उसके बाद मेंडल के दिए गए नियमों को मान्यता मिली और फिर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया। देखिए 1865 में इन्होंने प्रेजेंट कर दिया था, तो 1900 में वापस यानी 35 साल तक आनुवंशिकता के नियमों पर कोई ध्यान नहीं गया। 35 साल बाद वापस आनुवंशिकता के नियम प्रभावी हुए। यानी आपकी जो मेहनत है वो आपके मरने के बाद भी रंग ला सकती है, भले बस शर्त है कि उसको पूरा डेडिकेटेड वे में मेहनत की हुई है। तो उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स का दबका मिला और ये जो प्रोसेस रहा था इसको नाम दिया मेंडलवाद की पुनर्खोज। कंपटीशन में भी सवाल बन सकता है कि निम्न में से कौन से जो वैज्ञानिक है मेंडलवाद की पुनर्खोज से संबंधित नहीं है। 3 नाम ये आ जाते हैं और एक नाम कोई और हो सकता है, तो ये तीनों नाम जानना जरूरी है। और 10th के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है कि मेंडलवाद की पुनर्खोज में सम्मिलित वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। जर्मनी के कार्ल लॉरेंस, हॉलैंड से ह्यूगो डीब्रिज और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमक। ये मेंडल की जीवनी होगी। देखिए मेंडल की जीवनी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, देख लिया कि मेंडल ने अपने नियम कब दिए थे और मेंडलवाद की पुनर्खोज भी पढ़ ली। अब देखते हैं कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए तो उनमें उनको सफलता क्यों मिली। क्योंकि देखो उनसे पहले भी बहुत से जो लोग थे उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी, परंतु इतने सटीक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए थे। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? 10th के पर्सपेक्टिव से ये बढ़िया बनता है कि 2 नंबर का एक लघुतरात्मक सवाल बनता है कि मेंडल की सफलता के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो उसमें आपको ये 3 पॉइंट देने हैं। पहला पॉइंट क्या देना है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण का चयन किया, कि एक बार जब प्रयोग किया तो एक बार प्रयोग में केवल एक लक्षण ही लिया और फिर बाद में अपने प्रयोग उन्होंने किए। दूसरा जो कारण था, देखो मेंडल जो थे वो मैथ्स बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी प्रयोग थे उन प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे उन सब का सांख्यिकीय विश्लेषण किया। उन सब का क्या किया? सांख्यिकीय विश्लेषण किया। और सांख्यिकीय विश्लेषण करते हुए उन्होंने चार्ट बनाया। तो चार्ट बनाने से क्या हुआ, उन प्रयोगों से के जो विश्लेषण थे उनसे निष्कर्ष निकालना उनके लिए आसान रहा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था कि उन्होंने जो है पादप का जो चयन है वो बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक किया था। कौन सा पादप था? उद्यान मटर था। तो उद्यान मटर का चयन करना ये भी उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। तो इससे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग जो पादपों पे प्रयोग किए थे, इसलिए शायद वो सटीक निष्कर्षों पर नहीं पहुंच पाए। तो उद्यान मटर का चयन करना ये भी उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। यहाँ पर भी एक बढ़िया सवाल बनता है कि बताइए कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया। तो वहाँ पर आपको ये 4 पॉइंट देने होंगे। मटर के पौधे की जो विशेषता है वो बतानी होगी। सबसे पहली जो विशेषता रहेगी कि मटर का जो पादप था वो क्या है, 1 वर्षीय शाक प्रवृत्ति का पादप है। 1 वर्षीय शाक प्रवृत्ति के पादप से क्या तात्पर्य है कि एक ही वर्ष में उनकी बहुत अधिक प्रजातियां या बहुत अधिक पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती थी। तो बहुत अधिक पीढ़ियां प्राप्त होने से क्या होगा, अध्ययन करने में जल्दी रहे कि जल्दी उनके पास अगली पीढ़ियों के निष्कर्ष प्राप्त होते रहे। और शाक प्रवृत्ति, शाक यानी जाड़ी प्रवृत्ति का होने के कारण ये छोटा असा था, तो इसके लिए ज़्यादा बड़ी जगह की भी आवश्यकता नहीं रही। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर हम दे सकते हैं कि मटर का जो पादप होता है इसमें जो पुष्प लगते हैं वे होते हैं द्विलिंगी। देखिए ये ध्यान में देने लायक बात। देखिए अधिकतर जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी वो या तो नर होते हैं या मादा होते हैं। परंतु पादपों में क्या होता है, पादपों में 2 तरह के पुष्प हो सकते हैं, 2 तरह के पादप हो सकते हैं। या तो वे एक लिंगी हो, यानी एक लिंगी का मतलब क्या हुआ कि उनके पुष्प पर कोई एक ही लिंग होगा, या तो नर या फिर मादा। और द्विलिंगी का मतलब हुआ उसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक ही पुष्प पे आते हैं। चलिए देखो मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। पादपों के संदर्भ में
जो नर जननांग है वो रहता है पुंकेसर, और मादा जननांग जो रहता है वो रहता है वर्तिकाग्र। नर युग्मक जो बनते हैं इसमें, इनको बोलते हैं परागकण, और मादा युग्मक जो रहते हैं वो कहलाते हैं अंडाणु। एक चीज ध्यान और रखना, एक और परिभाषा, कि परागकणों का अंडाणु तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं परागण। परागकणों का अंडाणु तक पहुंचने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? परागण। ये दो तरह से हो सकता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण ये अधिकतर होगा द्विलिंगी पादपों में। द्विलिंगी पादप यानी जिनमें पुंकेसर और वर्तिकाग्र एक ही पुष्प में होंगे, तो पुंकेसर से जो परागकण निकलेंगे वो वहां से निकलकर क्या होगा, जैसे एक अगर ये पुष्प की स्थिति अगर मैं कहूँ कि अगर ये पुष्प इस तरह से है तो यहाँ से पुंकेसर बाहर निकले रहते हैं यहाँ पर, और जो वर्तिकाग्र है वो नीचे की ओर ही रहता है। तो यहाँ से जो परागकण होते हैं वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। अधिकतर फूलों पर आपने देखा होगा बारीक बारीक छोटे छोटे से जो कण निकले रहते हैं वही क्या रहते हैं? परागकण रहते हैं। तो द्विलिंगी जो पादप है, द्विलिंगी पादपों में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है, और परपरागण ये प्रक्रिया अधिकतर होती है एक लिंगी पादपों में। परपरागण का तात्पर्य है कि किसी भी बाह्य स्रोत के द्वारा परागकणों का अंडाणु तक पहुंचना। इसमें बाह्य स्रोत के रूप में वायु, जल, कीट या मनुष्य कुछ भी हो सकता है। जैसा होता है जैसे भंवरे है या फिर कीट है, वो एक पुष्प पर जाते हैं, वहाँ से रस पान करते हैं, तो उनके पैरों पर क्या लगते हैं? परागकण लग जाते हैं, और वे कहीं दूसरे एक मादा पुष्प पर जाकर बैठते हैं, तो वहाँ से परागकण उस अंडाणु तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर परागकणों को अंडाणु तक पहुँचाने की प्रक्रिया में कीटों का योगदान रहता है, तो ये क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो मटर का पौधा था वो क्या था? द्विलिंगी पादप था। द्विलिंगी पादप होने से क्या होता है, इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों संभव है। अब परपरागण कैसे होता है वो ऐसे देखिए, तीसरा पॉइंट कि मटर के पौधे में विपुंसन की प्रक्रिया बहुत आसानी से की जा सकती है। विपुंसन, देखो विपुंसन क्या होता है? परागकणों पुंकेसर का हटाना। पुंकेसर का हटाना क्या कहलाता है? विपुंसन। जैसे मान लीजिए मटर का एक ये पादप है, ठीक है, उसका पुष्प है, तो इसमें ये पुंकेसर निकले हैं, यहाँ पर वर्तिकाग्र है। तो इसमें से अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर पुंकेसर भी रहने दूँ, वर्तिकाग्र भी रहने दूँ, तो इसमें क्या होगा? स्वपरागण होगा। परंतु अगर बाह्य स्रोत द्वारा अगर इन पुंकेसर को हटा दिया जाए, ये संभव है, इनको हटा दिया जाए, तो अब यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ वर्तिकाग्र है, और हम किसी दूसरे पादप से के जो पुष्प है वहाँ से परागकण लाके यहाँ पर डाल सकते हैं। बाह्य स्रोत में यहाँ पर कौन वर्क करेगा? मनुष्य। तो यहाँ पर विपुंसन के द्वारा परपरागण भी संभव है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? संकरण पढ़ेंगे। संकरण में क्या होगा? दो अलग अलग प्रजातियां जिनमें विप्रायसी लक्षण अलग अलग हो, उनके बीच का क्रॉस क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे, अब जो अगला अपना सेशन होगा उसमें संकरण को, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण ही पढ़ना है हमें। ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें हमें और ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। परागण और निषेचन में भी अंतर नहीं समझ पाते। देखिए एक और टर्म आता है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। निषेचन, निषेचन परागकणों का अंडाणु तक पहुंचना परागण कहलाता है, और परागकणों और अंडाणुओं के जो संयोग की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? निषेचन। परागकण और अंडाणु मिलेंगे, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक की जो संयोग की क्रिया है ये निषेचन कहलाती है। जंतुओं में भी इस प्रक्रिया को निषेचन ही कहते हैं, और पादपों में भी निषेचन ही कहेंगे। परंतु परागकणों का अंडाणु तक पहुंचने की
प्रक्रिया, अंडाणु कह दो या वर्तिकाग्र कह दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी, ठीक है। ये और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मटर के पौधे में मेंडल ने 7 स्पष्ट द्विप्रयासी लक्षण, 7 स्पष्ट द्विप्रयासी लक्षण प्राप्त किए थे, जिनके आधार पर प्रयोग करना बहुत सुविधाजनक हो गया था। देखते हैं ये 7 द्विप्रयासी लक्षण कौन से हैं। देखिए 7 जो लक्षण हैं वो 7 लक्षण इस प्रकार से हैं। तो पहले पादप की ऊंचाई, इसमें लंबापन जो है वो कैसा है? प्रभावी लक्षण है, और बौनापन अप्रभावी लक्षण है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रभावी और अप्रभावी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 10th बोर्ड के हिसाब से ये पूरी इंडेक्स जो है एज इट इज क्वेश्चन पूछी जा सकता है एज इट इज कि हाँ मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए प्रयोग किए गए जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, सारणीबद्ध कीजिए। तो वहाँ पर ये सारणी आपको याद होनी जरूरी है। देखो ऊंचाई के लिए जो है लंबापन प्रभावी है और बौनापन अप्रभावी है। प्रभावी और अप्रभावी की अवधारणा को हम अगले सेशन में अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे, जहाँ पर हम एक संकर संकरण पढ़ेंगे। पुष्प की स्थिति कक्ष यानी साइड में है या अग्रस्त है, आगे की ओर रहेगी। फली जो है वो फूली हुई रहती है या फिर ऐसे दबी हुई रहती है, संकीर्णित रहती है। फूली हुई है तो प्रभावी है, संकीर्णित है तो अप्रभावी है। फली का रंग, जो फली मिल रही है उसका रंग कैसा है? हरा है, बीज जो है, ठीक है, तो वो क्या है? प्रभावी है। और अप्रभावी क्या रहेगा? पीला। पुष्प का रंग, मटर के पौधे का जो पुष्प है उसमें बैंगनी पुष्प प्रभावी रंग को प्रदर्शित करता है और सफ़ेद अप्रभावी को। बीज की आकृति गोलाकार प्रभावी है और झुर्रीदार अप्रभावी, और बीज का रंग पीला प्रभावी होता है और हरा अप्रभावी होता है, ठीक है। ये सातों है, ये एज इट इज इंडेक्स आपको पूरी याद करनी है, एग्जाम में पूछने लायक है, ओके। चलिए दोस्तों, आज हमने मेंडलीय आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन कर लिया, जिसमें मेंडल की जीवनी और मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया और मटर के पौधे की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमने जो ये 10th साइंस की जो सीरीज स्टार्ट की है वो आपको कैसी लगी है। इसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आप हमारे साथ फ्रीली कंसल्ट कीजिए। हमारा जो वीडियो है उन सभी 10th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो आपके नोन में हैं, जितने भी हैं, जहाँ तक आप उनको पहुँचा सकते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।